हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस की इस इन्वायरमेंट की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा यहाँ आपके लिए इस 9th एडिशन को कंप्लीट कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए एकदम फ्रेश चैप्टर नंबर 4 लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है एक्वाटिक इकोसिस्टम और थोड़ा लंबा होने के कारण इसे हम लोग कुछ पार्ट्स में करेंगे। तो फिलहाल ये पार्ट 1 आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से इंट्रोडक्शन देती हूँ। देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और इस इकोसिस्टम में पानी, दैट इज़ वाटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और पानी में रहने वाले जीव जंतु जो मेन हैबिटेट है, उसे सब कुछ अगर हम मिला लें, पानी के अंदर जो भी कार्य होता है, जैसे कि लैंड में अगर कोई भी ये प्रॉपर जीव जंतु या हैबिटेट किसी का होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे हमने अपना लास्ट वाला चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था। और जब हम पानी में बात करें एक मेन हैबिटेट की, तो उसे हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वाटिक, जिस चैप्टर की बात हम इसमें करेंगे। तो अब एक्वाटिक सिस्टम, ये जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, उसे भी क्लासिफाई करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्ट कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी में कितना नमक है। आप जानते हैं कि रिवर का अलग हो गया मामला, ओशन का अलग हो गया, सी का अलग हो गया, पॉन्ड का अलग हो गया। तो उस हिसाब से जितना भी सॉल्ट कंटेंट होता है, उस बेसिस पे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को क्लासिफाई करा गया है 3 हिस्सों में। वो 3 हिस्सों में बात करें तो पहला हिस्सा जो है वो कहता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, बिल्कुल साफ पानी का इकोसिस्टम। दूसरा जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मरीन वाटर इकोसिस्टम। क्या बात करते हैं? मरीन वाटर इकोसिस्टम। और तीसरा जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। तो इन 3 इकोसिस्टम्स की आइए क्लियरली बात करी जाए। सबसे पहले फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो सॉल्ट कंटेंट होता है, मतलब जो नमक की मात्रा होती है फ्रेश बॉडीज़ के अंदर, वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, हमेशा 5 पीपीटी से कम होती है। पीपीटी क्या होता है? पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर 1000। ठीक है, मतलब अगर इसको डिवाइड करा जाता है तो देखा जाता है इसी का कंटेंट निकालने के लिए सही होता है पार्ट्स पर 1000 में से कितना नमक का जो है वो हिस्सा है। तो 5 पीपीटी से भी कम देखा जाता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि अपना लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, पूल्स हो गया, इसके अलावा क्या चीज़ हो गई, स्प्रिंग्स हो गई, और स्ट्रीम्स हो गई, रिवर्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर। दूसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो हम कह रहे थे आपसे ना, मरीन वाटर इकोसिस्टम। ये क्या है? ये ऐसी वाटर बॉडीज जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन इक्वल या अबव होता है दैट ऑफ सी वाटर, मतलब 35 पीपीटी हो या इसके ऊपर हो, मतलब 35 पार्ट्स पर 1000 हो या उसके ऊपर हो, तो क्या कहेंगे हम? ये ऐसे होते हैं मरीन इकोसिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कुछ शैलो सीज हो गई, एग्जाम्पल में कुछ ओपन ओशन आते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तीसरा जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं दोस्तों ब्रैकिश वाटर। मैंने बताया ना, तो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम के अंदर ये ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जिसमें सॉल्ट का कंटेंट 5 से लेके 35, 5 to 35 पीपीटी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एश्यूरीज होती हैं, सॉल्ट मार्शेस हो गए, मैंग्रोव स्वैम्प्स हो गए, है ना, और फॉरेस्ट हो गए। तो ये सारा कुछ जो है वो आप यहाँ देख सकते हो ना, इस जगह पे ये हमने लिख रखा है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ये देखिए, ये हो गया मरीन इकोसिस्टम, ये हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये 3 तरीकों को मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्या होता है। क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें भी क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोन ऑफ अकरेंस, कि किस जगह पे वो पैदा हुए हैं और क्या जोन ऑफ अकरेंस है और उनकी क्या एबिलिटी है टू क्रॉस दीज जोन्स। तो अभी मैं आपको समझाऊँ इसका मतलब क्या है।
जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म में हम दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, चाहे हम फूलों की बात करें, पेड़ से पत्ती की, और या हम जानवरों की बात करें, तो फ्लोरा और फौना दोनों को ही हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो जब हम इनकी बात करें तो ये एक जैसे हर जगह देखने को नहीं मिलते, बल्कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलग अलग जगह। बट इनको इनके लाइफ फॉर्म और इनकी लोकेशन के बेसिस पे आप 5 ग्रुप्स में जो है आप डिवाइड कर सकते हो। वो 5 ग्रुप्स क्या हैं? एक है इसका न्यूस्टन, फिर आता है पेरीफाइटोन, फिर आता है प्लैंकटन, फिर आता है नेक्टन, ये NEC है, C नहीं है, NEK है, ठीक है। तो एक आता है फिर नेक्टन और फिर आता है बेंथोस। तो इन पे हम इसको डिवाइड करते हैं। आइए आपको एक्सप्लेन करा जाए कि क्या है, कैसे हैगा। देखो भैया, इसमें जो हम बात करते हैं न्यूस्टन की, तो ये जो होते हैं वो अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रहते हैं एयर वाटर के सरफेस पे, मतलब पानी के सरफेस पे हैं, ऊपर से जो है वो यहाँ पे हवा है और ये ऊपर के सरफेस पे ही हैं पानी के। जैसे कि मानो कि कुछ ऐसे प्लांट जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, तो वो वाटर एयर के भी जो है कांटेक्ट में है और ये पानी में भी है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब आ गए पहले तरीके, इसे क्या बोलेंगे? न्यूस्टन। और समझिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपनी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो वाटर एयर के सरफेस मतलब इंटरफेस पे ही जो है वो बिता देते हैं। जैसे कि ये तुमने फ्लोरा बताया फ्लोटिंग प्लांट्स में। अब ऐसे कि समझिए वाटर स्ट्राइडर्स हो गया, या दूसरे लोग कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे मान लो कि ये है सरफेस है ये पानी का, ठीक है, ये है, और इसके जस्ट मतलब ऐसे कर लीजिए स्पेंड ज़्यादातर टाइम करेंगे जस्ट बीनीथ द एयर वाटर इंटरफेस। यहाँ पे ये ऊपर कुछ बह रहे हैं और कुछ जस्ट एकदम नीचे ही आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो खाना ये विद इन द वाटर ही ले रहे हैं, लेकिन एकदम करीब ही हैं। तो जैसे मानो कि इसमें नाम आ जाता है बीटल्स का, बैक स्विमर्स का, तो ये सारे आते हैं न्यूस्टन के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आता है पेरीफाइटन। ये क्या होते हैं? देखिए, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टेम्स से, ठीक है, स्टेम्स से या लीव से अटैच होते हैं किसी रूटेड प्लांट की। ऐसा प्लांट जिनकी जड़ें होती हैं उनकी स्टेम से या लीव से अटैच होते हैं ये सब। ऐसे प्लांट से या ऐसे सब्सटेंसेस से जो इमर्ज कर रहे हों अबव द बॉटम मड, जैसे कि मानो सेसाइल एल्गे होता है या कुछ ऐसे ही जुड़े हुए जानवर होते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, ठीक है ना। फिर आए तीसरे प्लैंकटन। ये प्लैंकटन बहुत ही फेमस है, आप सुनते रहते होंगे। इसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, एक तो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि एल्गे। एल्गे क्या आ जाएगा? इसको गिना जाता है फाइटोप्लैंकटन में। और कुछ एनिमल्स भी जाते हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस हो गया, प्रोटोजोआन्स हो गया, जो हम लोग जू प्लैंक्टन में गिनते हैं। तो ये सारे के सारे आपको इस एक्वाटिक इकोसिस्टम में मिलेंगे, एक्सेप्ट सर्टेन स्विफ्ट मूविंग वाटर्स। अच्छा, तीसरा बात करेंगे नेक्टन की। सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग, NEK है ये, ठीक है, NEKTON। नेक्टन की जब बात करेंगे तो इस ग्रुप के अंदर आपको वो एनिमल्स मिलेंगे जो स्विमर्स हैं। क्या हैं? जो स्विम कर सकते हैं, स्विमर्स हैं। और नेक्टन्स ये रिलेटिवली काफ़ी बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो जो भी ये वाटर करेंट्स ऐसे बह रहे होते हैं ना, इधर से इधर, ऊपर से नीचे सब चल रहा होता है मामला, इन सबको ये प्रॉपर ओवरकम करके जी लेते हैं। और एनिमल साइज़ में भी बड़े होते हैं ना, फ्रॉम जैसे मान लो स्विमिंग इंसेक्ट हो गया तो ये 2 mm से लंबा होगा, और इससे बड़े तक सब इसमें आ गए, चाहे वो बड़े से बड़ा ले लो, आप ब्लू व्हेल ले लो, वो भी इसी के अंदर आ गया, ठीक है। लास्ट में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे बेंथोस की। बेंथोस में क्या आता है भाई? देखो, जब हम बेंथोस की बात करते हैं तो ये जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म है, ये वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको दिखेगा वाटर मास के नीचे रहते हो। प्रैक्टिकली हर एक इकोसिस्टम के अंदर एक अच्छा खासा वेल डेवलप्ड बेंथोस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये 5 चीज़ें समझे, न्यूस्टन, पेरीफाइटन, प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथोस। इस ग्रुप को याद रखिएगा। इसी को चलते आगे बात करेंगे। अब बात ये करते हैं कि कुछ फैक्टर्स जो एक्वाटिक हैबिटेट की प्रोडक्टिविटी को लिमिट करते हो, है ना। तो जो फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट, आइए थोड़ा
सा बैकग्राउंड समझा के ईजिली समझाने की कोशिश करती हूँ। साथियों, जब ये सूर्य की किरणें जो सनलाइट है और ऑक्सीजन है ये पड़ती हैं तभी सब कुछ मिलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स हैं इस एक्वाटिक इकोसिस्टम के, जहाँ पे मॉइस्चर और टेम्परेचर मेन लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। ठीक है, तो सनलाइट और ऑक्सीजन ये दो चीज़ें क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स है एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। वही जगह जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं ज़मीन वाले, तो वहाँ पे टेम्परेचर और मॉइस्चर मेन लिमिटिंग फैक्टर होता है। आइए थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। साथ ही जो हम सनलाइट की बात करते हैं तो सनलाइट जो है, जैसे मानो ये पानी बह रहा है, ये सूरज है, तो जब यहाँ से सनलाइट पड़ती है तो धीमे 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 जैसे ये पानी के अंदर जाती रहती है तो कुछ हद तक तो पानी के अंदर ये पहुँचती है, बट उसके बाद क्या होने लगता है, उसके बाद ये धीमे धीमे कम जाने लगती है। जितनी अंदर जाती जाएगी, द डीप टू विच सनलाइट पेनिट्रेट्स अ लेक डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी दूर तक ये सनलाइट जाती है उतनी दूर तक आप प्लांट्स वगैरह को देखोगे, है ना, कि बढ़िया वो सब भाई, क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स हैं, उनका खाना ही इससे बन रहा है, तो जो है वहाँ तक आप प्लांट वगैरह को देखोगे। हालांकि ओशंस में हम देखते हैं कि बहुत नीचे तक जाओगे तो अलग तरीके की बिल्कुल हो जाएगी, अभी तो बहुत सारा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिला के आप बातें समझिएगा कि जहाँ तक लाइट जाती है वहाँ तक की जो है चीज़ें अलग होती हैं। तो सनलाइट जहाँ तक जा सकती है, सनलाइट का पेनिट्रेशन जहाँ तक हो सकता है, इस पर बेस करके और प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करके हमने यहाँ पे चीज़ों को क्लासीफाई करा है दो चीज़ों में। किसमें? एक हमने कहा है फोटिक जोन और एक हमने बोला है एफोटिक जोन। क्या है, दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। फोटिक जोन जो होती है ये ऊपर की लेयर हो गई उस एक्वाटिक इकोसिस्टम की जहाँ तक सनलाइट पहुँच पा रही है, सूर्य की किरणें पहुँच रही हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कन्फाइंड है, क्योंकि जब सनलाइट मिलेगी, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो वहीं पे ही खाना बना पाएगा प्लांट। तो जहाँ तक फोटोसिंथेसिस हो रही है क्योंकि सनलाइट वहाँ तक पहुँच रही है। ये जो फोटिक जोन है इसमें जो डेप्थ है इस जोन की वो डिपेंड करता है कि पानी कितना ट्रांसपेरेंट है। पानी ट्रांसपेरेंट है तो दूर तक सनलाइट पहुँच जाएगी, पानी गंदा है, ओपेक है, तो बहुत दूर तक नहीं पहुँचेगी, ट्रांसलूसेंट है तो। तीसरी बात कि चाहे फोटोसिंथेसिस हो और चाहे रेस्पिरेशन हो, ठीक है ना, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और फोटिक जिसे हम यूफोटिक भी कहते हैं, ये जोन जो होती है वो लाइटेड होती है, यूजुअली अच्छे से यूजुअली वेल मिक्स्ड पोर्शन होता है जो लेक के सरफेस से लेके वहाँ तक होता है जहाँ पे लाइट का लेवल 1% भी हो ऑफ दैट सरफेस, मतलब लाइट पहुंच रही हो, बस इतना समझ लो। मान लो सरफेस पे लाइट 100% है और मान लो अंदर जाते जाते 1% लाइट भी आ रही है, तब भी ये जोन यहाँ तक रहेगी, जिसे हम लोग फोटिक जोन कहते हैं। जहाँ तक भी लाइट रहती है वहाँ तक ये जोन रहती है। समझ गए? अब आई बात एफोटिक जोन की। देखिए एफोटिक जोन की जब हम बात करते हैं तो जो पानी के और अंदर का हिस्सा है जहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन और प्लांट की ग्रोथ वो रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है एफोटिक जोन के। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हो रही है, वो है रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन यहाँ देखने को आपको मिलेगा। और एफोटिक जोन की जो पोजीशन है वो लिटोरल और फोटिक जोन के नीचे होती है, एकदम बॉटम में हो गई लेक के, जहाँ पे लाइट का लेवल बहुत कम है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। और रेस्पिरेशन यहाँ होता है बिल्कुल गहराई तक होता है, इसलिए क्योंकि एफोटिक जोन ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम करी जाती है। तो इतने डीप अनलिट रीजन को हम प्रोफंडल जोन भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफंडल जोन। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो अच्छा, एक बीच में हम ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन को समझें, उसके पहले हम एक चीज़ को समझेंगे कि जिसे हम लोग कहते हैं विंटर किल। ये क्या होता है विंटर किल? कभी आपसे कोई पूछ ले तो आप बताइएगा कि जो पानी है उसके ऊपर अगर बर्फ़ जम जाए, है ना, तो इससे क्या होगा? इससे जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक, और
अंदर का जो पानी है वो डार्क हो जाएगा, डार्कनेस से रहेगा क्योंकि पानी लाइट अंदर जा नहीं पाएगी। इसलिए ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाता है पानी के अंदर, बट रेस्पिरेशन तो हुआ करता है। इसलिए जो शैलो लेक्स होती हैं वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो होता जा रहा है, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन मिक्स कैसे होगी, और मछलियाँ मर जाती हैं। बट हमें ये पता नहीं चलता जब तक ऊपर की आइस मेल्ट नहीं कर जाती। तो हम देखते हैं जब आइस मेल्ट करती है तो बेचारी मर मर के फ्लोटिंग फिश आने लग जाती हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं विंटर किल। समझे, ठंडक ने मार दिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की। साथियों, जब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिसॉल्व है ना, और पानी में जो डिसॉल्व है वो भी कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे बहुत कम है। ये डिपेंड करता है कितना ऑक्सीजन पानी के अंदर बन पा रहा है या मिल पा रहा है। जब हम यूजुअली फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो जो एवरेज कॉन्सेंट्रेशन होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन का वो आप 0.0010% पाओगे, जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 10 पार्ट्स पर मिलियन या 10 ppm भी इसको बोल सकते हैं बाय वेट, जो कि 150 टाइम्स 150 गुना कम होता है उस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से जो हम पाते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एयर में। ठीक है, इतना ही अगर हम एयर लें और इतना ही हम पानी लें फ्रेश वाटर, तो उसमें हम देखेंगे 150 गुना कम ऑक्सीजन है पानी के अंदर। चलो, अब जो ये ऑक्सीजन होती है जो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जाती है, कैसे जाती है? वो जाती है एयर वाटर इंटरफेस से। देखो ये पानी बह रहा है, ये है हवा चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे का हिस्सा पानी हो गया। तो यहाँ से जो है इस हिस्से से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो पहुँचती है किसके माध्यम से? फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज़ जो प्लांट के एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स करते हैं, उनके माध्यम से। इसलिए किसी भी पानी के अंदर है ना प्रेजेंट जो होती है ऑक्सीजन इकोसिस्टम के अंदर, वो डिपेंड करती है कि आखिरकार क्या किस रेट से है ना ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। मैंने बताया ना फोटोसिंथेसिस वाला और वो सब। अब देखिए डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलती है इस वाटर बॉडी से? वो निकलती भी है इस एयर वाटर इंटरफेस से। किसके माध्यम से? रेस्पिरेशन के माध्यम से। कैसे? जो रेस्पिरेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स करते हैं ना, जैसे फिश करती हैं, डिकम्पोजर्स हो गए, जू प्लैंक्टन्स हो गए, वगैरह वगैरह, इनके माध्यम से ही जब रेस्पिरेशन के बाद यहाँ से डिसॉल्व ऑक्सीजन निकलती है। अब देखिए कितनी डिसॉल्व ऑक्सीजन रह जाएगी पानी में, ये डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर पे, है ना, वहाँ के टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन जो होती है वो हमने देखा है कि जो वार्म वाटर होता है, गर्म पानी, उसके अंदर गुनगुना पानी जो हम देखेंगे उसके अंदर ऑक्सीजन कम सॉल्युबल होती है। तभी कहते हैं ना जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है या है तो उनको बहुत ज़्यादा गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए, ऑक्सीजन उसमें कम सॉल्युबल होती है। वार्म वाटर से क्या होता है? इससे डिकम्पोजर वाली एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसलिए जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो रेट है ऑक्सीजन का वो पानी के अंदर कम होने लगता है। इस बात को याद रखिएगा। और जब डिसॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत कम हो जाए, मतलब 3 से 5 ppm से भी कम हो जाए, तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे एक्वाटिक जो जानवर हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, कुछ और भी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्वाटिक प्रोडक्टिविटी को, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी मैंने बताया एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, कैसे ज़रूरी है उसको और बता देती हूँ। देखिए ट्रांसपेरेंसी, अगर जितना पानी क्लियर है वो डिपेंड करता है उससे कि लाइट उतनी ही अंदर जाएगी पानी के, और सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर्स, जैसे कि क्या चीज़, जैसे कि क्ले, जैसे कि सिल्ट, इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन वगैरह, ये पानी को काफ़ी टर्बिड, मतलब जैसे झाग टाइप का नहीं देखते हो आप, बुझे टाइप के, वैसा बना देता है। तो लगातार ये पानी की लाइट के अंदर आने से रोकता है, और इस वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और लास्ट में हम बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए दोस्तों, जो पानी का टेम्परेचर होता है ना वो बदला करता है ना, रैपिडली चेंज होता है दैन द टेम्परेचर ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है एयर के कंपैरिजन में।
स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, मतलब दैट इज़ जो भारी मात्रा में हीट एनर्जी है वो पानी लेता है या वहाँ से निकलती है। क्यों? ताकि उसका टेम्परेचर बराबर रहे। अब देखते हैं पानी को गर्म करना, अगर हवा है तो हवा जल्दी ठंडी गर्म हो जाएगी, लेकिन जो पानी है वो देर में ठंडा और देर में गर्म होता है। अब इस हिसाब से वाटर टेम्परेचर जो होते हैं वो बदलाव में थोड़े से स्लो हो गए, और इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके पास काफ़ी नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट होती है। इतनी जल्दी वो नहीं चीज़ टेम्परेचर को अपने अंदर समा या हटा सकते हैं, तभी तो ज़रा सी बात में मर जाते हैं। रिजल्ट के तौर पे अगर छोटा सा भी बदलाव आया पानी के इस टेम्परेचर में तो इससे बहुत बड़ा खतरा हो जाता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। जब आप कंपेयर करते हो एयर के कंपैरिजन में, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक बार को फिर भी ज़िंदा रह लेंगे, लेकिन पानी वाले बड़ी तेज़ी में मर जाते हैं। ये तो हम देखते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से न जाने कितने जीव जंतु मरे जा रहे हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की और लिमिटिंग फैक्टर्स हैं यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करे गए हैं, अच्छे से लेक्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, एस्चुरीज वगैरह में। अच्छा, एक यहाँ पे ख़त्म होने से पहले एक डू यू नो का बोर्ड बना है, उसमें कहते हैं कि जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ सोशल एनिमल होता है ना। ये ऊपर से नीचे की तरफ लटकता है ना जब ये सो रहा होता है, ये रात में खाता है ना, ये नॉक्टर्नल कहलाता है, और अपना दिन बढ़िया सो के गुजारता है गुफाओं में या पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है मैमल्स का आफ्टर रॉडेंट्स। समझ जाओ, ये थोड़ी ज्ञान की बातें हैं। चलो, लिमिटिंग फैक्टर्स तो बता दिया, अब हम लेक की इकोलॉजी को समझते हैं कि लेक में क्या क्या देखने को हमें मिलता है। कोई भी बॉडी जो एकदम शांत हो, जो बहता हुआ पानी ना हो, स्थिर पानी हो, जनरली बहुत बड़े एरिया में हो, गहरा हो, और वहाँ जो भी हाइड्रोलॉजी इकोलॉजी हो, तो ये सारे कुछ मिला के इसे हम लोग लेक कहेंगे। लेक लेक को हिंदी में क्या कहते हैं ज़रा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये स्थिर पानी है, इसको हम लेक कह रहे हैं, बड़ा है, गहरा है, ठीक है, और वहाँ पे जो भी अपने जीव जंतु हैं वो अलग की चीज़ हो गई। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा आपको समझाते हैं, लेक के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले उसकी एजिंग की बात करें, अगर देखा जाए तो एक ऑर्गेनिज्म की तरह ही, जो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं की तरह ही लेक जो है उनका भी जन्म होता है अलग अलग जियोग्राफिकल या जियोमॉर्फिक इवेंट्स से, वजहों से हुआ, कहीं पे हुआ गड्ढा पुड्ढा जो भी हुआ, वहाँ पानी आया, और वक्त के साथ साथ बहुत ही वर्षों में, सालों साल वक्त के साथ साथ ये अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से गुजरती हैं, और इसी हिसाब से उनके चीज़ें भी बदलती हैं, है ना। और ऐसे करते 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 एक वक्त ऐसा आता है जब ये ख़त्म भी हो जाती हैं। तो ये तो उनका हो गया जीवन काल। इनको पानी कहाँ से मिलता है? इनको पानी मिलता है फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हुआ, एकदम से वहाँ से पानी आ गया। अलग अलग जो है इनके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, मिनरल मैटर यहाँ से जाता है, लैंड से होता हुआ, तो ये सब इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आप लेक्स में पाओगे, और बहुत टाइम बाद, बहुत ही वर्षों बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद लेक्स एक जगह इकट्ठा होती हैं जहाँ पे मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो इन सब में वो सब इकट्ठा हो जाता है। अब लेक्स जिनमें आप ये पाओगे न्यूट्रिएंट बहुत है, इससे क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे लेक्स में एल्गे पैदा हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स होने लग गए, अलग अलग तरह के फूल पत्ते देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों नेचुरल यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? नेचुरल यूट्रोफिकेशन। और सेम तरह से जो न्यूट्रिएंट से भरी हुई लेक्स होती हैं, इनका एक्सेलरेटेड रेट बढ़ता है, ये होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। जैसे मानो ये तो नेचुरल चीज़ें चल रही थी, लेकिन अगर इसी लेक में हमने वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया, गंदा पानी, या एग्रीकल्चर रन ऑफ आया, भाई वहाँ से, भाई पास में खेत है, सब वहाँ पानी पड़ रहा है, वहाँ से बह बह के इस लेक में आता जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि इससे ये जो एजिंग फिनोमेना हो रहा है, चेंज आता है, उसे हम कहते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस आप देख लो, नेचुरल यूट्रोफिकेशन क्या है और कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या है। अब इंडिया के अंदर क्या मामला चल रहा है उसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बना है डू यू नो वाला, उसको समझा दें आपको। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में रहते हैं सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर। ये जो है वो आपको ट्रीज़ पे मिल सकते हैं, लीव्स के नीचे मिल सकते हैं, है ना, लकड़ी के गट्ठर के नीचे मिल सकते हैं। अब इनका साइज़ जो है वो आधा से 2 इंच तक का होता है, तो ये बहुत मुश्किल से दिखते हैं
और ये फ्रॉग्स खाते हैं, ब्रिलियंट कलर्स के होते हैं, पैटर्न्स के होते हैं। यूजुअली ये जो है स्पीशीज़ जो इन फ्रॉग्स की होती है ये आपको हर कलर की मिलेगी सन के अंदर, और ये इनवर्टिब्रेट्स पे डिपेंड करते हैं, उनको खाते हैं, खासकर कुछ जैसे चींटियाँ हो गई है ना, तो जो है ये मामला होता है। चलो खैर, हम लेक्स को पढ़ रहे थे, इंडिया की हम बात कर रहे थे। साथियों, इंडिया के अंदर जब हम नेचुरल लेक्स की बात करते हैं, हालांकि बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर ये आपको हमें हिमालयन रीजन के अंदर देखने को मिलती हैं। फ्लड प्लेन्स ऑफ इंडस में मिलेंगी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के। सेमी एरिड या एरिड रीजन्स की बात करें, जैसे राजस्थान वगैरह की, वेस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया की, तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वाटर बॉडीज़ जो है वो बनी हैं वहाँ पे इतने सालों में। जैसे एक लेक है, लेक सुदर्शन। लेक सुदर्शन आपको गुजरात की गिरनार एरिया में मिलेगी। वो माना जाता है, याद रखिएगा, वो कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया के अंदर, मतलब 300 BC में बनाई गई थी ये लेक। क्या नाम है? लेक सुदर्शन, प्लीज़ मत भूलिएगा, ये गुजरात में है। अच्छा, लेक्स को दोस्तों क्लासिफाई करा जाता है उनकी वाटर केमिस्ट्री के बेसिस पे। क्या आखिरकार उसके अंदर कितना सलाइन है, मतलब कितना सॉल्ट है, तो इस बेसिस पे हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर लेक है ये ब्रैकिश वाटर लेक है या सलीन लेक्स हैं। जैसे कि हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम को समझा था ना, सेम तरह से हम इसको भी समझेंगे। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट उस लेक के अंदर कितना है, इस बेसिस पे लेक को क्लासिफाई करा जाता है एज एन ओलिगोट्रॉफिक। ठीक है, एक सेकेंड, ओलिगोट्रॉफिक मतलब बहुत ही कम न्यूट्रिएंट जब होता है, वेरी लो न्यूट्रिएंट। दूसरा हम लोग कहते हैं मेसोट्रॉफिक, मतलब जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स हम देखने को पाएँ। और तीसरा हम लोग देखते हैं यूट्रोफिक मतलब जब हाईली न्यूट्रिएंट रिच होती है, तभी तो हम उसको, उस प्रोसेस को न्यूट्रोफिकेशन कह रहे हैं ना। तो ये 3 तरीके की बात हमने आपसे कर दी। अब देखिए, बहुत भारी मात्रा में जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ लेक्स हमारे इंडिया के अंदर मिलती हैं, वो या तो दोस्तों यूट्रोट्रॉफिक आप पाओगे और या तो आप मेसोट्रॉफिक पाओगे। क्यों? क्योंकि ये अपने आसपास के वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जो इसके अंदर घुसता है, उससे कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट को पा ही लेती हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें जो ये ओलिगोट्रॉफिक लेक्स हैं और जो ये यूट्रोट्रॉफिक लेक्स हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे ही इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आगे तो उसका चार्ट नहीं बना है। देखिए, गौर से समझिएगा, जब हम पैरामीटर की बात करें तो एक्वाटिक प्लांट कहाँ पे ज़्यादा पाएंगे, तो आप पाएंगे कि ओलिगोट्रॉफिक में बहुत ही कम प्लांट होंगे, लेकिन यूट्रोट्रॉफिक में ये ख़त्म रहता है। क्यों? क्योंकि यूट्रोफिकेशन हो जाता है। एक्वाटिक एनिमल का प्रोडक्शन कैसा है, यहाँ पे ओलिगोट्रॉफिक में कम होता है, यहाँ पे यूट्रोट्रॉफिक में एलिमिनेटेड होता है। क्यों? यूट्रोफिकेशन की वजह से। अच्छा, न्यूट्रिएंट फ्लक्स एक्वाटिक प्लांट के अंदर यहाँ कम होता है, यहाँ बहुत हाई होता है। फिर ऑक्सीजन अगर हम देखें कि बॉटम लेयर में कैसी है, तो ओलिगोट्रॉफिक में तो ऑक्सीजन होती है लेकिन यहाँ नहीं होती। ऊपर इतने सारे सब देख रहे हो कवर है, तो कैसे ऑक्सीजन होगी। इसकी डेप्थ की बात करें तो ये माना जाता है कि ओलिगोट्रॉफिक थोड़ी सी गहरी होती है, लेकिन ये हल्की सी शैलो होगी, आपको मिलेगा। वाटर की क्वालिटी देखें कि क्या हम इसको घर में पी सकते हैं या इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, तो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स को आप पी सकते हो, घर में यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी क्वालिटी यूट्रोट्रॉफिक की बहुत ख़राब होती है। टोटल सॉल्ट या की बात करें तो इसमें कम पाओगे आप, इसमें कभी कभी ज़्यादा पाओगे। नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ की बात करें तो आप ओलिगोट्रॉफिक में बहुत पालोगे, लेकिन इसमें बहुत कम होते हैं। तो ये हो गई कहानी ओलिगोट्रॉफिक और यूट्रो के आपस में डिफरेंस की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करें रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लेक के बारे में। साथियों, लेक से न्यूट्रिएंट्स कैसे हटाया जाएगा, इन चीज़ों को समझते हैं। देखो, इसमें आप क्या करो कि ऐसे पानी को डालना शुरू कर दो जो न्यूट्रिएंट पुअर वाटर हो। ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि डीप वाटर एब्स्ट्रैक्शन करो या ऑन साइट पी एलिमिनेशन करो। कैसे? बाय फ्लोक्यूलेशन। ये क्या होता है, या ये लो कि फ्लोटेशन करके विद द वाटर बैक फ्लो, या फ्लोटिंग प्लांट नीसी वगैरह डाल दो जो विद एडसॉर्बेंट्स, तो इन सब से कुछ बदलाव आएंगे। या फिर आप उसी साइड जहाँ पे आप देख रहे हो वहाँ पे ऑन साइट एल्गे रिमूवल करो। किसके माध्यम से? फिल्टर्स के माध्यम से या
एडसॉर्बर्स के माध्यम से, या फिर ऑन साइट एल्गे स्किमिंग करो, सेपरेटर थिकिंग करो। इसके अलावा आर्टिफिशियल मिक्सिंग, आपका डी स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब परमानेंट या इंटरमीडिएट आप डी स्ट्रैटिफिकेशन हार्वेस्ट कर सकते हो, फिशेस का, मैक्रोफाइट्स का, या स्लज रिमूवल। तो ये सारी चीज़ें जो टर्म्स वगैरह हैं ये इसीलिए हैं कि इसके जो ऊपर का मटेरियल है या इसके अंदर से कैसे क्लीनिंग करी जा सकती है। तो इस तरीके से आप न्यूट्रिएंट्स को लेक से हटा सकते हो, लेक को लाइव दे सकते हो और चीज़ें प्रदान कर सकते हो। अब एक लेक की बात करेंगे हम। ये सब आपने देख लिया ना, ये सब चीज़ें हैं लिखी हुई हैं यहाँ पे, रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लेक, ये सारी बातें करी जा सकती हैं। अब साथियों इनको आगे बढ़ेंगे उसके पहले लेकिन हम आपको एक चीज़ के बारे में बता देते हैं। एक है अपने पास अमीनपुर लेक, ये पहली जो है वो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इसको अमीनपुर लेक को स्टेटस मिला है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का देश के अंदर। किसके तहत? अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। क्या है ये? एक एशियंट बहुत पुरानी मैन मेड लेक है जो आपको वेस्ट पार्ट में मिलेगी। कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर। ठीक है। अब जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको मिली है, ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बहुत बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के क्रॉप्स हैं, एरियाज़ है जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बाहर आता हो। और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को मैनेज करा जाता है लोकली बनाए गए वहाँ के बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, और इनको पैसा भी मिलता है, इनको फंडिंग भी मिलती है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये नाम किसका है? इसका नाम है अमीनपुर लेक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले यहाँ एक बॉक्स दिया है, उसमें डू यू नो लिखा है। साथियों उसमें लिखा है कि ग्रीन इंडियन मिशन के तहत जो पर्सपेक्टिव प्लांट और एनुअल जो भी प्लान बना होगा या एनुअल प्लान्स हैं जो सालाना बनते हैं, काम करने के तरीके जो प्लान बनता है, 6 स्टेट्स का उसे अप्रूवल मिल गया है। फर्स्ट सिटिंग जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हुई थी वो 2015 में हुई थी। तो ये वाला प्लान जो है अप्रूव हो गया है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूट्रोफिकेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक ग्रीक का शब्द हुआ करता था, नाम था यूट्रोफिया। यूट्रोफिया, इसका मतलब था एक अच्छा एडिक्वेट हेल्दी न्यूट्रिशन। अब यूट्रिफिकेशन क्या है? ये एक सिंड्रोम है इकोसिस्टम रिस्पॉन्स का, जब क्या होता है कि आर्टिफिशियल या नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि इसमें नाम है नाइट्रेट्स का, फॉस्फेट्स का, ठीक है, वो आ जाते हैं इस एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। किसके माध्यम से आते हैं? ये सब आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स के माध्यम से, या कोई सीवेज है पास में उसके माध्यम से, और भी कई सारी वजहें हैं। तो ये सब आर्टिफिशियली ऐड हो गए अलग से। अब क्यों? इससे क्या? ये प्राइमरली होते हैं बाय द लीचिंग ऑफ फॉस्फेट्स या नाइट्रेट। फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रेट होता है ना, तो नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइज़र आ गए, एग्रीकल्चर लैंड से बह के आ गए, और बहते 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 ये लेक्स में आके मिल गए या रिवर्स में आके मिल गए। तो क्या होने लगता है कि उसके ऊपर ग्रीन एल्गे पैदा होने लगता है ना, लेक के सरफेस के ऊपर। तो आप इसको देख के समझने लग जाओ कि ये फिजिकली आप इसको समझ पाओगे कि ये है यूट्रोफिकेशन। अब क्या हो रहा है? अब ये होता है कि कुछ एल्गे और कुछ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया ये बहुत एक्सेस आयंस निकालते हैं और पॉपुलेशन एकदम से इनकी बढ़ने लग जाती है। अब बढ़ी तो लेक के पूरा ऊपर यही लोग आ गए, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एल्गे ब्लूम। ठीक है, एकदम से एल्गे भूम से निकल आया। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ है वो अनसस्टेनेबल होती है। हालांकि एल्गे ब्लूम से क्या हो गया, पूरी लेक कवर हो गई। अब लेक कवर हुई तो दिमाग लगाइए क्या होगा, जो सनलाइट है सनलाइट अंदर घुस नहीं पाएगी क्योंकि पूरी लेक तो कवर हो गई है। और इससे क्या होगा कि गैस वगैरह जो है, गैस फ्यूजन होगा गैस का एटम से। ऑक्सीजन की जिन जानवरों को नीचे ज़रूरत है वो ऑक्सीजन उनको मिलेगी नहीं क्योंकि अंदर कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रहा है, तो चीज़ें बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो जाएंगी। अब ऑक्सीजन का लेवल तो मैंने आपको बताया कि पानी के अंदर यूं भी कम होता है। इसमें क्या हुआ, अब और
ऑपरेशन एक्सप्लोजन हुआ, पानी और कम हो गया ऑक्सीजन का लेवल। ऑक्सीजन को कौन ले गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले गए, है ना, वो डेड एल्गे पे फीड करते थे, है ना, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस, तो ये अपना जी गए। और चूंकि ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया तो फिशेस और दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दम घुट के सफोकेशन से मर गए। और एक एनारोबिक कंडीशंस की वजह से बैक्टीरिया और ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होने लगे, जिससे भाई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जहरीले पदार्थ, बर्ड्स और मैमल्स उससे मरने लग गए। अब सारा ही जो चीज़ें प्रोसेस हुई, इससे क्या हुआ कि ये जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो ख़राब हुआ, ऑर्गेनिज्म मरे, और इससे एनिमल प्लांट की पॉपुलेशन बदली, वाटर और हैबिटेट की क्वालिटी ख़राब हो गई, वो भी बदली। तो ये तो हो गई चीज़ें जो हमने यहाँ पे समझा। अब आप ये कहेंगे कि मैम कुछ टाइप्स बताइए। देखिए, दो तरह से चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे यूट्रोफिकेशन की, एक तो नेचुरल और एक होता है मैन मेड। क्या है ये चीज़ है? देखो, नेचुरली जब हम बात करते हैं साथियों, तो नेचुरली जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स का डिकम्पोजिशन हुआ, जैसे कि डिपोजिशनल इन्वायरमेंट्स, जब न्यूट्रिएंट्स जो है वो बह के आते हैं, तो ये टेम्पोरल बेसिस पे हुआ या सेंचुरीज़ में कहीं हम देख पाते हैं, ये 100 सालों में, या सीजनली, जैसे कि मानो सीजनली इंड्यूटेड ट्रॉपिकल फ्लड प्लेन्स। तो ये सब चीज़ें हम नेचुरल जो प्रोसेस देखते हैं वो नेचुरली रहता है, इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। लेकिन मैन मेड तो डिकेड्स में, दसियों सालों में देखने को मिलता है। ये हो सकता है कि अनट्रीटेड जो सीवेज डिस्चार्ज हैं वो आके मिल जाएं, या वही मैंने बताया रन ऑफ फर्टिलाइजर्स का वो फार्म फील्ड से, गोल्फ कोर्सेस, पार्क वगैरह से, या एनिमल वेस्ट, या फॉसल फ्यूल कंबक्शन हुआ उसका, तो इससे गैस निकली, फटे फटे तो मतलब जलाए गए तो गैस निकली, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकली, या फिर अर्बन पॉपुलेशन का बढ़ना इतना कोस्टल एरियाज में, ये सब वजह है मैन मेड। तो ये कहानी है। अच्छा, यह चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ट्रीज़ का यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है एक बॉक्स के अंदर, आगे बढ़ेंगे इसी कोई टॉपिक को करेंगे, लेकिन एक चीज़ समझते चलिए। तो ट्रीज़ में, ट्री से समझिए टिम्बर, टिम्बर पहला और फोरमोस्ट यूज़ था ट्रीज़ का। आर से समझिए कि रिस्टोरेशन, रिक्लेमेशन, रेजुविनेशन, उन डिस्टर्ब सॉइल का जो ट्रीज़ का यूज़ करके करे जाते हैं सॉइल इरोजन में, और डेसर्टिफिकेशन बचता है, वाटर शेड्स प्रोटेक्ट होते हैं, इम्प्रूव होता है सॉइल का न्यूट्रिएंट वगैरह। ई से देखें तो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल यूज़ ट्रीज़ का, ताकि अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से इन्वायरमेंट प्योरीफाई होता रहे। क्यों? क्योंकि ट्रीज़ तो ऑक्सीजन बैंक्स है ना, वाइल्ड लाइफ वगैरह के लिए बढ़िया है। ई से एजुकेशनल और रिक्रिएशनल वैल्यू, गार्डनिंग की, लैंडस्केपिंग की, आर्ट की, कल्चर की, रिलीजन की। और एस से सोर्स ऑफ सस्टेंस, दैट इज़ फूड, फ्यूल, फॉडर, फर्टिलाइज़र, फाइबर, मेडिसिन, टैनिन, डाइस, ऑयल्स वगैरह सब मिलता है। चलो खैर, हमने समझा बैक टू द टॉपिक कि यहाँ पे नेचुरल और मैन मेड दो तरीके हो गए यूट्रोफिकेशन के। साथियों, सोर्सेज की अब हम बात करते हैं। देखिए, चीज़ों को समझेंगे, इफेक्ट्स को बाद में जानेंगे। सोर्सेज समझ लीजिए, दो तरह के सोर्सेज हैं, एक है पॉइंट सोर्स, एक है नॉन पॉइंट सोर्स। कुल मिला के पॉइंट सोर्स जहाँ हम देख लें कि यहाँ से सामान आ रहा है, हम देख रहे हैं कि ये दिक्कत यहाँ से पैदा हुई। नॉन पॉइंट सोर्स मतलब पता नहीं चल पा रहा है, इनडायरेक्टली कहीं से दिक्कत आ रही है। पॉइंट सोर्स में जैसे कह लें कि जो डायरेक्टली जो कारण बनते हैं किसी चीज़ के बदलाव का। पॉइंट सोर्स न्यूट्रिएंट के लेवल डायरेक्टली सोर्स होते हैं टू वाटर, सोर्स से सीधा पानी में मिल गए। और पॉइंट सोर्सेस काफ़ी इजी होते हैं रेगुलेट करना, हाँ, काफ़ी आसान होते हैं इनको रेगुलेट करना। इनको भाई वहाँ पे जहाँ दिक्कत है वो सॉल्व कर दी जाएगी। वही जगह नॉन पॉइंट सोर्स देखें तो ये अलग अलग तरीके की इल डिफाइंड और डिफ्यूज सोर्सेस से निकल के आते हैं। मतलब टेम्परेरी भी हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट हो सकते हैं रेगुलेट करना। अब इसमें यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ तो नहीं है, इसको इफेक्ट्स को हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में करेंगे। चार्ट यहाँ कर जाते हैं। एक फ्लो चार्ट दिया है, उसमें लिखा है कि भाई सबसे पहले क्या है कि एग्रीकल्चर रन ऑफ है, मतलब अनट्रीटेड सीवेज वगैरह। उसके बाद वहाँ से आया भाई ये पहुँचा ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ तक पहुँचा? एक्वाटिक इकोसिस्टम तक। उसने दिक्कत पैदा करी, न्यूट्रिएंट इकट्ठा हुए और बढ़े। उससे क्या हुआ कि एल्गे बढ़ा,
एल्गे बढ़ा तो एल्गे ब्लूम आया, एल्गे ब्लूम हुआ तो एल्गे कवर कर रहा था, क्या करेगा, एल्गे एकदम से खूब सारे हो जाएंगे तो एक्वाटिक सरफेस लेयर को कवर करेगा। उससे क्या होगा, उससे सनलाइट अंदर नहीं जाएगी। फिर क्या होगा कि अंदर वाले जो अंडरग्राउंड एक्वाटिक एल्गे हैं उससे क्या होगा कि प्लांट मरेंगे। फिर क्या होगा कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा, जो ऑक्सीजन है वो लोग ले लेंगे। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और इस तरीके से इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। अब हम इसका अफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपका मन नहीं लगेगा। इससे अच्छा है हम नेक्स्ट में आपको पढ़ाएं। आपको अभी तक चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पा जाओगे, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए हर जगह, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, आपको वीडियोस मिल जाएंगी हर जगह पे। इसके अलावा ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।